जीत उनकी होती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस बाय बबलू सर के यूट्यूब चैनल पर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बतावे। तो चलिए बुआरे, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग जवाब कर लेते हैं। तो बुआरे आपको निकालना है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग क्या जान रहे हैं बुआरे, यूनिट ऑफ के फॉर nth ऑर्डर। nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है बुआरे? मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। अब यहां पर बुआरे आपको जीरो ऑर्डर के लिए निकालना है, तो यहां n का वैल्यू क्या होगा, जीरो रख दीजिए। तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के इक्वल टू हो जाएगा बुआरे मोल पर लीटर रेज टू द पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। यानी फाइनली अगर आप यूनिट की बात करो तो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया बुआरे यूनिट ऑफ के, मतलब वेग नियतांक की इकाई किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप सिंपली ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी अगर आपसे शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए आपसे वेग नियतांक की इकाई पूछा जाए तो आप लिख दीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए बुआरे हम लोग दूसरे क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अधिशोषण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एडजॉर्प्शन। एक्चुअली बुआरे ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफी आसान है। अगर हम लोग एडजॉर्प्शन की बात करें तो बुआरे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में देखे थे कि फर्ज कीजिए कि आपके पास सॉलिड है और अगर ये सॉलिड किसी लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है बुआरे, सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड या गैस क्या हो जाता है, एकमलेट कर जाता है, संचित हो जाता है। बात को समझिए, इस सॉलिड के सरफेस पर देखिए ये लिक्विड या गैस क्या हो जाता है, एकमलेट हो जाता है। तो यहां पर बुआरे जो सॉलिड है ये आपका सॉलिड है और इसके सरफेस पर आप देख रहे हैं जो मॉलिक्यूल्स है ना, एकमलेट हुआ है, वो क्या है, लिक्विड हो सकता है या गैस भी हो सकता है। तो वो अरे सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड या गैस का एकमलेशन क्या है, एडजॉर्प्शन है। अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसके डेफिनेशन को देख लीजिए, बहुत ही सिंपल वे में बुआरे लिखे हुए हैं कि अधिशोषण क्या है, ठोस या द्रव के सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करने एवं बनाए रखने की घटना है जिसके परिणाम स्वरूप केवल सतह पर अणुओं की उच्च सांद्रता होती है। गौर कीजिएगा कि अगर हम एडजॉर्प्शन की बात करें, अधिशोषण की बात करें तो क्या होगा, केवल अणुओं के सतह पर क्या होगा, केवल सतह पर अणुओं की उच्च सांद्रता होगी। इंग्लिश में भी देख लीजिए, कह रहा है कि एडजॉर्प्शन इज द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड रिजल्टिंग एज हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओनली ऑन द सरफेस। यानी बुआरे कि अगर एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, सिंपली सरफेस पर होगा। यानी लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल का जो यहां पर देख रहे हो बुआरे, सॉलिड के सरफेस पर जो एकमलेशन हो रहा है वो केवल सरफेस पर हो रहा है। आप सिंपली ऐसे समझो ना कि ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड पर बुआरे हम लिख रहे हैं, तो ये जो लिखावट है, ये जो इंक है, केवल व्हाइट बोर्ड के सरफेस पर है। तो यहां पर भी बुआरे आप इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को एडजॉर्प्शन कह सकते हो। तो डे टू डे लाइफ में बुआरे हम बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर हम लोग एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया से गुजरते हैं। अगर बात करो कि आप सड़क पर ही निकल रहे हो, तो सड़क पर जब निकलते हो तो आपके स्किन पर क्या होता है, धूल चिपक जाता है। वो धूल आपके अंदर तक तो नहीं जाता है, केवल सरफेस पर आता है। तो यहां पर आप इसको भी एडजॉर्प्शन कह सकते हो। तो इसको यहां पर फिर से एक बार गौर कीजिए बुआरे कि ये जो सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड या गैस एकमलेट हो रहा है केवल सरफेस पर, ठीक है, ये बल्क में नहीं जा रहा है, तो ये एडजॉर्प्शन है। और यहां पर बुआरे सॉलिड को हम लोग एडजॉर्बेंट कहेंगे, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक। और इसके सरफेस पर बुआरे जो लिक्विड या गैस एकमलेट हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट यानी कि अधिशोष्य। गौर कीजिएगा, एडजॉर्बेट यानी कि अधिशोष्य। तो यहां पर बुआरे सॉलिड को हम एडजॉर्बेंट कहेंगे, ठीक है, जिसके सतह पर एडजॉर्प्शन होता है वो आपका बुआरे एडजॉर्बेंट यानी कि अधिशोषक है। और जिसका एडजॉर्प्शन होता है
ये लिक्विड और गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है तो बुआरे ये एडजॉर्बेट है, अधिशोष्य है। कभी कभी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट यानी कि अधिशोषक और अधिशोष्य का भी परिभाषा पूछता है। आप सिंपल वे में भी इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि अगर ठोस द्रव या गैस के संपर्क में आता है तो ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु संचित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग बुआरे अधिशोषण कहते हैं। यानी कि व्हेन सॉलिड कम्स इन कांटेक्ट विद लिक्विड और गैस, accumulation of liquid or gas take place on the surface of solid and this phenomenon is said to be adsorption. And if we talk about this solid ना, इस solid को बुआरे हम लोग कहते हैं, this solid is known as adsorbent and while this liquid or gas which is adsorbed on the surface of solid is known as adsorbate यानी कि अधिशोष्य। तो फिर से एक बार बुआरे समझ लीजिए कि अगर ठोस द्रव या गैस के संपर्क में आ रहा है तो इसके सतह पर जो द्रव या गैस जमा हो रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? एडजॉर्प्शन कहेंगे। यानी कि सिंपली अगर आप एडजॉर्प्शन की बात करें, अधिशोषण की बात करें तो अधिशोषण एक पृष्ठ प्रक्रिया है, एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फेनोमेनन। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इन, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है बुआरे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बुआरे, ठीक है। कंपाउंड कौन सा है देख लीजिए, PT NH3 Cl है और NO2 है बुआरे। देखिए बुआरे यहां पर हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन अलग अलग है। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में कह रहा है बुआरे कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए, और हिंदी वाला क्वेश्चन में बुआरे PT का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग दोनों काम कर लेते हैं। तो बुआरे अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स होता है। तो कितना है? 2, एक ये 3 और एक 4 लिगेंड है। तो बुआरे इस कॉम्प्लेक्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बुआरे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोले बुआरे तो उपसह संयोजक संख्या कितना होगा बुआरे? 4 होगा, ठीक है। और हिंदी मीडियम के क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा है प्लेटिनम का, सेंट्रल मेटल एटम का। तो PT का हम X एज्यूम कर लेते हैं। NH3 का तो आप जान ही रहे हो 0 होता है, Cl के लिए -1, NO2 के लिए भी -1 और सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 होगा। तो इसलिए X क्या हो जाएगा बुआरे? आपका X हो जाएगा +2। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर PT का जो बुआरे ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बुआरे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बुआरे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखना है बुआरी। तो ये तो आपका 3 का आंसर हो गया। चलिए 4 के लिए उस कंपाउंड को पहले लिख देते हैं बुआरे। ये कंपाउंड दिया है और यहाँ पर OH है बुआरे, ठीक है। कह रहा है इसका IUPAC नाम लिखना है, एकदम सिंपल सा है बुआरे। तो ये तो पहला कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन मान लीजिए, ठीक है, C+O और ये H एल्डिहाइड हो गया। ये कार्बन नंबर 1 बुआरे, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन 4। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, कार्बन 5। इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, जिधर जाना है जाइए। और ये बुआरे आपका एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या होगा बुआरे? 3 हाइड्रोजन तो अटैच होगा कुछ इस तरह से। तो यानी ये तो मिथाइल है आपका, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो अब इसका नाम क्या होगा बुआरे? तो इसका नाम हो जाएगा, आप देख लीजिए 4 नंबर पर OH है तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा बुआरे। कितना कार्बन है पेरेंट चेन में? 4 हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल छोड़ दिए बुआरे, 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल। फिर प्रिंसिपल चेन में कितना कार्बन है बुआरे? 6 कार्बन है। हेक्सेन और एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स अल, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेनल। तो नाम क्या हो गया इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का? 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सेनल। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बुआरे। कह रहा है एल्डोहेक्सोज का एक एग्जाम्पल लिखने के लिए बुआरे। तो सभी बच्चे को पता है कि ग्लूकोज बुआरे एक एल्डोहेक्सोज है, एक ही एग्जाम्पल तो पूछ ही रहा है, ये भी हो गया। 6 नंबर बुआरे कह रहा है प्राकृतिक रबर का, ठीक है, कह रहा है कि प्राकृतिक रबर के एकलक का नाम लिखें। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीपायरेटिक, सॉरी, राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है बुआरे, प्राकृतिक रबर के एकलक का नाम लिखें। राइट द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, तो सभी बच्चे को पता है बुआरे आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है, ठीक है, ये बुआरे मोनोमर है किसका? नेचुरल रबर का, यानी प्राकृतिक रबर का। और इस आइसोप्रीन का IUPAC नेम होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सिंपली आइसोप्रीन लिखिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बुआरे
एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण दे, राइट एन एग्जांपल ऑफ एंटीपायरेटिक्स बुआरे ज्वरनाशी। इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग, ये वैसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, फीवर के दौरान बॉडी के टेम्परेचर को घटाने के लिए करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल कर रहा है बुआरे, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली आप पैरासीटामोल लिख दीजिए। तो चलिए बुआरे, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। 3 के लिए बुआरे इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर था तो 4 आ गया। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था पीटी का, तो +2 हो गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम 4 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल हेक्सिनल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एल्डोहेक्सोज का एग्जांपल बोल रहा था बुआरे, तो ग्लूकोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर का मोनोमर लिखने के लिए कह रहा है, तो ये आइसोप्रीन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 में बुआरे एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वरनाशी का एक एग्जांपल कर रहा है, तो ये पैरासीटामोल हो गया। तो बुआरे यहां पर हमारा सेक्शन ए क्लियर हो गया और हम उम्मीद करते हैं पूरे सेक्शन ए को आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सेक्शन बी के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बुआरे हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में विभेद करें, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बुआरे काफी डिटेल से हम लोग मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बुआरे हम लोग काफी डिटेल से केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कर चुके हैं। तो बुआरे हम लोग अगर मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ये क्या होता है बुआरे? आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बुआरे टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म या टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल्स विच डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन। टोटल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन वेरिएबल्स विच डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये क्या कहलाता है बुआरे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी सांद्रता पदों की कुल संख्या जो अभिक्रिया के वेग को क्या करती है बुआरे? निर्धारित करती है। या सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर जो उपस्थित घात होता है उसके योग के बराबर होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इज द सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। हम लोग रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ सिंपली हम लोग बुआरे पूरे डिटेल से केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कर चुके हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में भी आइडिया दिए थे। तो अगर हम रेट लॉ की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? इस रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बुआरे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और उस पर पावर क्या आता है बुआरे? स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट आ जाता है। तो यहां पर कहा क्या रहा है बुआरे कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन टर्म पर स्टैंडर्ड कॉफिशिएंट है बुआरे उसके सम के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बुआरे। तो अभिक्रिया की अनुक्ता क्या है बुआरे? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या। और कोटि क्या है? ठीक है, वेग नियम में प्रयुक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों पर उपस्थित घातों की योग के बराबर। दूसरा डिफरेंस की अगर बात करें बुआरे तो अभिक्रिया की जो अनुक्ता होती है बुआरे वो थ्योरेटिकल होती है, सैद्धांतिक होती है। ठीक है, और अगर अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो ये बुआरे एक्सपेरिमेंटल होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, यानी प्रायोगिक होता है। ये ऑलरेडी हम लोग पूरा डिटेल से स्टडी कर चुके हैं बुआरे। अगर आपको डिटेल से देखना है, ठीक है, लेक्चर को समझना है तो बुआरे केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर को आप देख लीजिए। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो बुआरे आप कह सकते हो कि ये जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है बुआरे ये जीरो नहीं हो सकता, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है बुआरे? जीरो हो सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। और अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें तो आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। अभिक्रिया की अनुक्ता कभी प्रभाजी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। तो आप देख रहे हो बुआरे ये सिंपल वे में एकदम डिफरेंसेस को लिखा गया है बुआरे। अभिक्रिया की अनुक्ता किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या है। और इसको अगर हम इंग्लिश में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व्ड इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या? और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है बुआरे? अभिक्रिया की कोटि वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर उपस्थित जो घात होते हैं उसके योग के बराबर होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इज द सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बुआरे कि यह सैद्धांतिक होती है।
ठीक है, इट इज है ना थेरेटिकल अभिक्रिया के नुक्ता। और अगर कोटि की बात करें तो ये प्रायोगिक होती है, इट इज एक्सपेरिमेंटल। तीसरा डिफरेंस बुआरे कि अभिक्रिया के नुक्ता शून्य नहीं हो सकती है, यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकती है बुआरे, शून्य हो सकती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। चौथा डिफरेंस बुआरे, यह प्रभाजी नहीं हो सकती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, यानी मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी फ्रैक्शन। लेकिन अगर हम अभिक्रिया की कोटि की बात करें तो यह प्रभाजी हो सकती है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल। तो वो अरे ये मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस है। चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बुआरे कि द्रव रागी एवं द्रव विरागी सॉल्ट क्या होते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या करें। व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। तो बुआरे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी इस पर बुआरे डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, द्विअंगी विलयन की बात करें, वास्तविक विलयन की बात करें, तो यहां पर बुआरे इसके दो घटक, एक विलेय यानी सॉल्यूट और दूसरा विलायक होता है। विलेय विलयन का वो घटक है जो अल्प मात्रा में रहता है और विलायक वो घटक है बुआरे जो अधिक की मात्रा में रहता है। तो खैर यहां पर बोलोगे सर आप विलेय और विलायक यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो बुआरे यहां पर एक चीज कहना चाहेंगे कि अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें, कोलाइडल विलयन की बात करें बुआरे, तो यहां पर विलेय को हम लोग परिक्षिप्त अवस्था कहेंगे और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहेंगे। यानी ये जो परिक्षिप्त अवस्था है, डिस्पर्स्ड फेज, ये सॉल्यूट की तरह ट्रीट होता है, और ये जो परिक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्सन मीडियम, और ये सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होता है। तो वो अगर हम बात करें, यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है द्रव रागी और द्रव विरागी। द्रव रागी का मतलब होता है बुआरे द्रव स्नेही, लायोफिलिक कोलाइड्स जिसको हम लोग कहते हैं, और द्रव विरागी का मतलब होता है घृणा करने वाला, द्वेष करने वाला, यानी कि इसको हम लोग द्रव विरोधी कोलाइडल विलयन भी कहते हैं, द्रव विरोधी सॉल्ट भी कहते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स भी कहते हैं। तो बुआरे अगर हम द्रव स्नेही कोलाइड की बात करें तो यहां सिंपली आप कह सकते हो कि जब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच, ठीक है, अत्यधिक आकर्षण हो, तो इसको हम लोग बुआरे द्रव स्नेही कोलाइड या द्रव रागी कोलाइड का नाम देंगे। यानी when dispersed phase या when particles of dispersed phase has great affinity with the dispersion medium, then such type of colloidal solution is known as, या such type of colloids are called lyophilic colloids। तो चलिए यहाँ पर बुआरे डेफिनेशन को बहुत ही सिंपल वे में लिखा गया है, बहुत ही सरल तरीके से लिखा गया है कि वो ऐसा कोलाइड जिसमें परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच क्या होता है, अत्यधिक स्नेह होता है, द्रवरागी या द्रव स्नेही सॉल्ट कहते हैं। तो बुआरे इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द कोलाइड्स व्हिच हैव ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट्स। और एग्जांपल बुआरे आप ले सकते हो जल में गोंद, स्टार्च इत्यादि के सॉल्ट, यानी सॉल्ट्स ऑफ गम, स्टार्च एटसेट्रा इन वाटर। तो ध्यान में रह गया बुआरे कि द्रव स्नेही कोलाइडल विलयन या द्रव स्नेही सॉल्ट क्या होता है कि जब परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच क्या होता है बुआरे, अत्यधिक स्नेह होता है। और एग्जांपल के लिए आप कर सकते हो जल में गोंद या स्टार्च का सॉल्ट, ठीक है, जल में गोंद या स्टार्च इत्यादि का सॉल्ट क्या हो गया बुआरे, इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें बुआरे कह रहा है कि द्रव विरागी, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं बुआरे, क्या कह रहा है, द्रव विरागी। तो चलिए बुआरे हम लोग द्रव विरागी या द्रव विरोधी सॉल्ट पर बात करते हैं। तो बुआरे हम लोग द्रव स्नेही सॉल्ट में देखें कि परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच अत्यधिक स्नेह था। यहां जस्ट बुआरे, ठीक है, उसका उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट होगा। यहां पर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच किसी प्रकार का आकर्षण या स्नेह नहीं होगा बुआरे। तो आप सिंपली कह सकते हो कि यदि परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के कणों के बीच किसी प्रकार का स्नेह या आकर्षण नहीं हो तो ये क्या कहलाएगा बुआरे, द्रव विरागी या द्रव विरोधी सॉल्ट। यानी द कोलाइड्स व्हिच हैव नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफोबिक सॉल्ट्स। अगर बुआरे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, FeOH3 का सॉल्ट, ये सब बुआरे आपका लायोफोबिक सॉल्ट का एग्जाम्पल होगा। तो चलिए काफी आसान है बुआरे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए।
यहां पर बुआरे आईपीएससी नेम दिया हुआ है, कह रहा यूजिंग आईपीएससी नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर देख लीजिए बुआरे कि आपको जो फॉर्मूला लिखना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है बुआरे, उसका फॉर्मूला आपको करना है। पहला है टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो, बोलिए क्लोरो बोलिए, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। दूसरा टेट्रा कार्बोनिल निकेल है 0 है, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट है बुआरे 3। तो चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बुआरे टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड है। टेट्राएमीन, एमीन बुआरे यहां पर लिगेंड है, टेट्राएमीन है, NH3 होगा, एक्वा है यानी कि वाटर है बुआरे, क्लोरिडो है यानी कि ये क्लोरो है, और उसके बाद बुआरे कोबाल्ट है, कोबाल्ट है और क्लोराइड है। अब आप एक चीज गौर कीजिए बुआरे कि अगर इसके अभी ऑक्सीडेशन नंबर को आप अगर चेक कीजिए तो यहां पर बुआरे NH3 का तो 0 हो गया, वाटर का भी 0, Cl का -1 और इस Cl का -1, तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 2 होगा। लेकिन यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना कह रहा है बुआरे 3। तो यहां पर इस ऑक्सीडेशन नंबर को मेंटेन करने के लिए यहां पर बुआरे Cl2 करना होगा। तो बुआरे टेट्राएमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का फॉर्मूला बुआरे क्या हो गया, CONH3 H2O Cl, और फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर बुआरे Cl2 है आपका। देख लीजिए अभी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आपका मेंटेन हो गया। अगर इसके X एज्यूम कर लीजिए, अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को हम X एज्यूम कर लें तो ये NH3 का 0 × 4, H2O का बुआरे 0, Cl का -1 और फिर जो बाहर 2 Cl है उसके लिए -1 × 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली यहां पर बुआरे ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक कीजिए +3 आ जा रहा है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर बुआरे आपको नाम दिया हुआ रहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उससे आपको फॉर्मूला करना हो, सबसे ज्यादा आप ध्यान इसी ऑक्सीडेशन नंबर पर दीजिएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर मेंटेन हो रहा है या नहीं है। चलिए अगला तो बहुत ही सिंपल सा है बुआरे, टेट्रा कार्बोनिल निकेल है, ठीक है। तो निकेल बुआरे सेंट्रल मेटल हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ठीक, और के लिए ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 होगा, यानी कि X अगर एज्यूम करते हैं इसका 0 होता है तो फाइनली हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अगला C नंबर देख लीजिए बुआरे, कह रहा है पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। तो पोटेशियम है बुआरे, क्रोमियम लिख दीजिए, क्रोमेट है, और ट्राइऑक्सिलेटो OX लिखिए, ऑक्सिलेटो को C2O4 - 2 को हम लोग OX भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो CrOX3। अभी गौर कीजिएगा बुआरे, और ये क्रोमेट, क्रोमियम क्रोमेट इसलिए हुआ बुआरे क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एंडिंग स्पेशल होता है। तो बुआरे अगर हम यहां पर अब ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं तो चेक कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है K के लिए, ठीक, Cr का X एज्यूम कर लिए, K का +1 होता है बुआरे, +1, X OX का -2 होता है × 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 - 1 क्या हो जाएगा, +5। तो ये तो बुआरे रॉन्ग है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितना है, 3 है। तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर 3 अगर मेंटेन करना है तो ये +5 नहीं चाहिए बल्कि हमको +3 चाहिए। तो ऐसे कंडीशन के लिए बुआरे अगर आप यहां पर K3 कर देते हो तो गौर कीजिए अब क्या होगा, अब चेक कीजिए, अगर K को हम K3 कर दें तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर को आप चेक कीजिए, +1 × 3, Cr का हम X एज्यूम कर लिए, OX का -2 × 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो फाइनली X इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे, हमारा 6 - 3 यानी X इक्वल टू हमारा 3 आया। यानी यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 3 बुआरे मेंटेन हो जा रहा है। ये तो कह रहा है पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3, तो बुआरे फाइनली पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट 3 का फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल का होगा, और ये क्या होगा बुआरे, टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो या क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड का। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, निम्नलिखित को बताए गए क्रम में लिखिए। बुआरे 3 कंपाउंड दिया गया है, इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइलेमीन और इथाइलेमीन दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बुआरे इसको अरेंज करना है, क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना है। तो बुआरे सबसे पहले हम लोग कंपाउंड को साइड में लिख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपाउंड है बुआरे। तो हमारा सबसे पहला कंपाउंड क्या है बुआरे, इथाइल अल्कोहल दिया हुआ इथेनॉल, दूसरा दिया हुआ है बुआरे डाइमिथाइलेमीन, और तीसरा दिया हुआ है बुआरे इथाइलेमीन, ठीक है। ये तो 2 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिए बुआरे, आपको करना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट,
इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इसको बुआरे सजाना है। एक चीज गौर कीजिएगा, अगर आप बात कीजिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम की, तो बुआरे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहां पर ये जो इथेनॉल है इस वजह से, ठीक है, इस एमीन के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो यहां एक चीज तो क्लियर हो गया कि बुआरे यहां पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ये तीनों में से सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा होगा। अब हमको देखना है बुआरे कि डाइमिथाइलेमीन और इथाइलेमीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बुआरे अब हम लोगों को देखना है डाइमिथाइलेमीन और इथाइलेमीन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहां पर बुआरे आप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे समझिए कि ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा बुआरे एन के साथ हाइड्रोजन परमाणु कितना जुड़ा है उसके संख्या पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मोटा मोटी बुआरे आपको इस क्वेश्चन का जवाब तक पहुंचने के लिए आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो बुआरे इथाइलेमीन है, ये इसका जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा डाइमिथाइल एमीन के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यानी आप यहां पर कह सकते हो कि इथाइलेमीन का बॉइलिंग पॉइंट इस डाइमिथाइलेमीन से ज्यादा होगा, यानी यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बुआरे सबसे कम होगा। तो बुआरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो सबसे पहले कम किसका है, ये डाइमिथाइलेमीन का, इसके बाद बुआरे इथाइलेमीन का, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका है बुआरे, इथेनॉल का। तो ये बुआरे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इसी में बुआरे बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए बी नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं बुआरे, बी नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक है, जल में विलेयता के बढ़ते क्रम में, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यहां पर कौन कौन सा कंपाउंड है बुआरे, एनिलीन है, डाइमिथाइल एमीन है और इथाइलेमीन है। यहां पर ये तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है बुआरे, ठीक है। तो ये तो हो गया जवाब। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए भी बुआरे जो कंपाउंड दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसको यहां कर लेते हैं। ये एनिलीन है बुआरे, दूसरा डाई इथाइल एमीन है और तीसरा बुआरे इथाइलेमीन है। एक बार इसको देख लेते हैं कि है या नहीं है। तो एक कंपाउंड है बुआरे आपका एनिलीन, ठीक है, दूसरा डाइइथाइलेमीन है और तीसरा फिर इथाइलेमीन है। चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्युबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर बुआरे एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा बात आप दिमाग में रखिए कि जो सॉल्युबिलिटी होगा बुआरे, सॉल्युबिलिटी बोले तो विलेयता, ये सॉल्युबिलिटी जो होगा, विलेयता हो जो होगा, यहां पर एकदम सिंपल तरीका से याद रखिएगा, ये जो विलेयता होगा यानी कि सॉल्युबिलिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा मॉलिक्यूलर मास। यानी सिंपली आप ऐसे समझिए कि अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसका सॉल्युबिलिटी कम होगा। तो आप यहां पर ये चीज डिसाइड कीजिए कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा। तो यहां पर अगर हम इस तीनों कंपाउंड को देखते हैं तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाला एनिलीन है, उसके बाद डाइइथाइलेमीन है और फिर बुआरे इथाइलेमीन है। तो चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे यानी अब ये एक चीज गौर कीजिए, ये तो समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, और ये मॉलिक्यूलर मास और विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी के बीच उल्टा संबंध है। तो सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है बुआरे, ये, ठीक है, तो इसका सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा बुआरे, इसका होगा, ठीक है, और लास्ट में फिर ये होगा बुआरे। तो चलिए इसके ऑर्डर को अरेंज करते हैं। तो सबसे कम किसका हो गया पर C6H5NH2 यानी कि एनिलीन का सॉल्युबिलिटी सबसे कम हुआ। उसके बाद किसका सॉल्युबिलिटी होगा बुआरे, डाइइथाइलेमीन का, डाइइथाइलेमीन का सॉल्युबिलिटी होगा। उसके बाद बुआरे सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका होगा, इथाइलेमीन का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, सबसे कम है।
तो चलिए बुआरे, यहां पर ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो है बुआरे ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी है। तो लिख देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी, यानी क्वथनांक का बढ़ता क्रम। ठीक है बुआरे, और ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, विलेयता का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये भी हो गया। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बुआरे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में आपको 3 अंतर लिखना है बुआरे। एकदम सिंपल सा है बुआरे, बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या हो गया बुआरे? अगर हम डीएनए की बात करें बुआरे तो डीएनए एक्चुअली क्या होता है? इट अकर्स मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी ये सेल के नाभिक में पाया जाता है। और अगर हम आरएनए की बात करें तो ये कहां मिलता है बुआरे? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी यह सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। डीएनए में बुआरे 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। तो आप दूसरा डिफरेंस भी देख लीजिए, द शुगर मॉलिक्यूल इज 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर, यानी इसमें 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बुआरे? आरएनए में द शुगर मॉलिक्यूल इज राइबोज, सिंपली इसमें राइबोज शुगर रहता है बुआरे। तीसरा बात आप देख लीजिए, गौर कीजिएगा, डीएनए की अगर बात करें तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है बुआरे, इसमें डबल स्टैंड हेलिक्स संरचना होती है। आरएनए की बात करें तो इसमें बुआरे सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी आप डिफरेंस दे सकते हो कि डीएनए में यूरासिल बुआरे एब्सेंट होता है। ठीक है, और अगर आरएनए की बात करें तो इसमें थायमिन बुआरे एब्सेंट होता है। डीएनए, ठीक है, और अंतर आप लिखना चाहे 5 नंबर तो वो लिख सकते हैं कि डीएनए क्या करता है बुआरे? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी को ट्रांसमिट करता है, यानी ये सिंपली आप कह सकते हो कि आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और बुआरे ये आरएनए क्या करता है? इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन के संश्लेषण में हेल्प करता है। तो खैर इतना ठीक है, आवश्यकता नहीं, आपको केवल 3 डिफरेंस करना है। तो चलिए 3 डिफरेंसेस को तो हम लोग देख लिए, तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो बुआरे यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये वीडियो बुआरे काफी लंबा हो जा रहा है। अगर हम इसमें और भी क्वेश्चन ग्रुप बी का करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, तो बुआरे यहां पर ये सारा क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, भाषा वाला क्वेश्चन है, यहां पर बुआरे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को बुआरे इसी सेट के अगले लेक्चर में बुआरे हम ऐड कर देंगे जब ग्रुप सी को डिस्कस करेंगे बुआरे। तो चलिए बुआरे हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और आप लोग बने रहिए। और अगले लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी को डिस्कशन कर लेंगे बुआरे, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बेहतर हो रहा होगा। और यहाँ पर एक चीज हम कहना चाहेंगे बुआरे कि आप लोग 5 सेट को जरूर कर लीजिए, मेरे साथ केवल बने रहिए। हम 5 सेट बुआरे आपको समय पर करवा कर दे देंगे। आप इसको बहुत बढ़िया तरीका से रिवीजन कर लीजिए, एग्जामिनेशन, ठीक है, में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए इसी विचार के साथ बुआरे हम लोग ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।